क्योंकि बहू झूठ नहीं बोलती। सुधा और राकेश के 3 बेटे थे। शादी के बाद तीनों माँ बाप से दूर रहते और सिर्फ त्योहारों में आते। माँ जी, पिताजी, अगली बार आप लोग हमारे घर आइएगा। अरे नहीं बहू, सब यहीं आ जाते हैं तो घर खिला खिला लगता है। हाँ बहू, तू हमेशा बुलाती है तो जरूर आएंगे तेरे पास भी। हाँ हाँ, दीदी का घर बड़ा जो है, सब कुछ आपने शादी के बाद दीदी को ही तो दे दिया था। हमें भी दिया होता तो हम भी बड़ा घर लेते। क्यों सुनील? अरे नहीं नहीं, पापा ने सबको एक बराबर ही दिया है। छोटी बहू, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। वो आपके सोने की चेन वाली घड़ी है ना, वो अगर आप मुझे, तभी वहाँ मजली बहू भी आ जाती है। और मुझे ना आपका मंगलसूत्र, कितना लंबा, सुंदर और भारी भी है। अरे हाँ हाँ, तुम दोनों को ही दूंगी बहू, चिंता न करो। चलो अब खाना लगाओ, खाना खाया जाए। सभी मिलकर खाना खाते हैं कि पड़ोसन आ जाती है। अरे सुधा बहन, थोड़ी चीनी तो देना, घर में शक्कर नहीं है और मेहमान सर पर बैठे हैं। अरे छोटी बहू, चाची को शक्कर तो दे दो। अरे मजली दीदी, आप दे दीजिए ना, मैं यहाँ कम आती हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि सासू माँ सारी चीजें कहाँ रखती है। और तुम, मैं कौन सा यहाँ रोज शक्कर फाँकने के लिए आती हूँ, मुझे भी नहीं है पता। तभी बड़ी बहू हाथ में चीनी की कटोरी लेकर आती है। चाची, शक्कर आप लोगों का बड़ा सहारा है माँ जी और पिताजी को, वरना हम लोग तो यहाँ रहते ही नहीं। आप जैसे पड़ोसी हैं तो हम निश्चिंत है। और जीती रहे बहू, आप तो ये घर पड़ोस कम परिवार ज्यादा लगता है। सुधा अपनी बड़ी बहू को देखकर बहुत खुश रहा करती थी। वो उससे अक्सर घंटों बात भी किया करती, लेकिन दोनों दूसरी बहुओं का भी वो समझती थी कि शायद छोटी है, वक्त आने पर संभल जाएंगी। समय आ जाता है जब सभी को वापस जाना होता है। माँ जी, हम लोगों की फ्लाइट पहले है, हमें इजाजत दे। वो सास के गले लगकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद छोटी बहू कहती है, माँ जी, मैं ना ये सोफे के कवर और चादरें ले जा रही हूँ, यहाँ तो ऐसी ही पड़ी रहेंगी। हाँ हाँ बहू, ले जा, और कुछ चाहिए तो बोल। और तो चाहिए बहुत कुछ, पर चलिए कोई बात नहीं, अगली बार ले जाऊंगी मैं। ऐसे ही मंजली बहू भी घर का बहुत सारा सामान ले जाती है। सभी के जाने के बाद सुधा राकेश से कहती है, घर कितना सूना लग रहा है ना। हाँ, और खाली भी। तुम्हारी दोनों बहुएं सब बटोर गई। अरे ठीक है ना, हम दोनों ही तो हैं, कितना सामान लगेगा, फिर उन लोगों की नई गृहस्थी, इतना मत सोचा करे। समय बीतता है। ऐसे ही हर साल त्योहारों में सुधा और राकेश के बच्चों की बहू आते और जाते वक्त ढेर सारा सामान पैक कर कर ले जाती। लेकिन कुछ ही सालों में सुधा का देहांत हो जाता है। पिताजी, आप यहाँ अकेले क्या करेंगे? हम लोगों के साथ चलिए। अरे नहीं नहीं बहू, इस घर में सुधा की यादें हैं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। अब तुम लोगों की माँ नहीं रही। देख लो, वैसे तो मैंने उसके जीते जी सब कुछ दे दिया है, लेकिन कुछ उसका पर्सनल कीमती सामान था जो ये है, ले लो। सामान में होती है एक घड़ी और एक मंगलसूत्र। माँ जी ने कहा था कि वो ये घड़ी मुझे देंगी। हाँ हाँ पिताजी, माँ ने सबके सामने ये घड़ी सरिता को देने के लिए कहा था। उठा लो सरिता माँ की घड़ी। अब क्या था, छोटी बहू फट से घड़ी उठा लेती है। और पिताजी, ये मंगलसूत्र तो माँ ने मुझे ही देने को कहा था, याद है ना? वो सभी की ओर इशारा करती है। तू भी ले ले ये हार बेटा, कोई बात नहीं। मंजली फटाक से हार उठा लेती है। ससुर बड़ी बहू की तरफ देखते हैं। तुझे क्या दूं बेटा? पिताजी, माँ ने एक चीज मेरे लिए भी रखी है। सभी के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर सास ने क्या रखा होगा बड़ी के लिए। अरे माँ जी तो दीदी से प्यार भी ज्यादा ही करती थी, हमेशा उनसे बात किया करती। जरूर कोई बड़ी और अपनी प्रिय चीज दी होगी दीदी को। और देख लेते हैं ना, वरना तो हम भी बराबर का बंटवारा करेंगे। हाँ हाँ, कर लेना बंटवारा। लेकिन बड़ी बहू बताओ तो, सुधा ने क्या रखा है तुम्हारे लिए? अभी तो हम लोग यही हैं पापा जी, जब जाने लगेंगे तो बता दूंगी। बड़ी बहू के मुंह से ये बात सुनकर बाकी 2 बहुएं सोचने लगती हैं कि आखिर क्या है जो दीदी को सासू माँ देकर गई हैं। दीदी, ऐसा तो नहीं ना कि पूरे घर का आधा हिस्सा माँ बड़ी भाभी को देकर गई हो? तभी वहाँ ससुर आ जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मकान तो तुम तीनों का बराबर से है। देखो, बड़ी बहू से तुम्हारी सास ज्यादा जुड़ी थी, न जाने क्यों घंटों बात किया करती थी। पता नहीं क्या देकर गई है उसे। और ससुर जी, आपको क्या पता, चालाकी से पूरे घर के पेपर में साइन करवा लिए हो, या फिर कोई छुपा गहना। आखिर मकान पूरा तो आपने सासू माँ के नाम ही कर रखा था ना। अब घर में ये सस्पेंस बन जाता है कि आखिर बड़ी बहू क्या लेकर जाएगी। फिर वो दिन भी आ जाता है जब बड़ी बहू के जाने का समय हो जाता है। बेटा, परसों तुम चली जाओगी,
बताया नहीं, माँ ने तुम्हें क्या दिया? घड़ी और हार जो बेशकीमती था और तुम्हारी सास को सबसे ज्यादा प्रिय था, उसका तो बंटवारा भी हो चुका है। अब तुम्हारी बारी। हाँ पिताजी, आज मैं ये बात बताने ही वाली थी। माँ ने मुझे उससे भी बेशकीमती चीज दी है, और वो है आप। आपसे अधिक प्रिय उन्हें कुछ नहीं था। माँ चाहती थी कि आप मेरे साथ रहें। चलिए पिताजी। बेटा, मेरे पास तो कोई पेंशन भी नहीं है और ना ही कोई प्रॉपर्टी। लेकिन आपके पास संस्कार है पिताजी, जो मेरे बच्चे आपसे लेंगे, तो आपको ले जाने पर स्वार्थ ही है मेरा। चलिए ना नीरा पापा। नमक भर दिया। मुफ्त में रोटी तोड़ने की आदत पड़ी हुई है। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। गलती हो गई माँ जी, माफ कर दीजिए। माफी चाहिए? चलो ठीक है, ये नमक भरी सारी सब्जी खत्म कर। कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए, मिल जाएगी माफी। सुनैना की शादी कुछ महीनों पहले ही वासु से हुई है, जिसके बाद से उसकी जिंदगी इस नर्क में जल ही रही है। और अब यही सुनैना की आम जिंदगी है, जिसमें उसकी सास हर छोटी बात पर और कभी कभी तो बिना किसी बात के बस उसे परेशान कर खरी खोटी सुनाती ही रहती है। सुनैना, कल मुही कहाँ मरी हुई है? इधर तो आ। सास की आवाज सुन सुनैना भागती हुई उसके पास आती है। क्या हुआ माँ जी? अरे तुझे पता है मेरे पैरों में दर्द रहता है, तो मुझसे बदला लेने के लिए टीवी का रिमोट इतनी दूर रख दिया। अरे मुझे ज्यादा खड़ा कर पैर तुड़वाना चाहती है क्या? आज पूरा दिन तू एक पैर पर काम करेगी। अगर कहीं दूसरा पैर जमीन पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास और सुनैना की ये कहानी उसकी ननद सिम्मी बहुत करीब से देख रही होती है, जिस वजह से उसके मन में ससुराल और सास के लिए डर बनने लगता है। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक शाम वासु और सुनैना साथ बैठे होते हैं। क्या बात है, तुम दिन पर दिन कमजोर कैसे होती जा रही हो? नहीं तो, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो सकता है, पर चलो ध्यान रखना, मुझे कुछ काम है। ऐसा बोल जैसे ही वासु जाता है, तभी सिम्मी वहां आ जाती है। भाभी, आप भाई को माँ के बारे में बता क्यों नहीं देती? वो आपके साथ बहुत गलत करती है। क्या सारे ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं? भाभी, मुझे तो शादी ही नहीं करनी, बहुत डर लगता है मुझे। अरे तुम बेकार ही टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है, इसलिए खुशी खुशी ससुराल की तैयारी करो। सिम्मी तो वहां से चली जाती है, लेकिन सुनैना उसकी बातों से सोच में पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद सुनैना के मम्मी पापा और भाई उनके घर आते हैं, जिन्हें देख सास हैरान रह जाती है। आप लोग सुनैना से मिलने आए हैं? अरे बहू, देख तो तेरे मम्मी पापा आए हैं। जी नहीं, आज हम यहाँ लड़की नहीं लड़के वाले बनकर आए हैं। हाँ माँ, मैंने ही सिम्मी और शरद के रिश्ते की बात मम्मी पापा से की थी। शरद हमारी सिम्मी के लिए परफेक्ट है। बेटे की बात मानते हुए उसकी माँ रिश्ते के लिए मान जाती है, पर अब सिम्मी के मन में ससुराल का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ माँ भाभी पर जुल्म करती है, ये भी पक्का अपनी बेटी का बदला लेने के लिए ही मुझसे शादी कर रहे हैं। इसी सब के बीच देखते ही देखते सिम्मी शरद की शादी हो जाती है और सास के नाम से डरी सहमी सिम्मी ससुराल पहुंच जाती है। जहां पहुंचते ही वो डरते हुए बोलती है, मम्मी जी, मैं अभी पूरे घर का काम कर दूंगी और जॉब भी छोड़ दूंगी। जैसे आप कहोगी मैं सब कुछ वैसे ही करूंगी। अरे इतना डर क्यों रही हो? और अभी घर आई हो, कोई काम करने की जरूरत नहीं। नई शादी है, कुछ दिन आराम करो, घूमो फिरो। रही बात घर या जॉब की, तो वो तुम्हारी चॉइस है, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। सास का ऐसा व्यवहार देख सिम्मी हैरान रह जाती है और अपनी भाभी सुनैना का ससुराल में पहला दिन सोचने लगती है। चलो हो गया कार्यक्रम खत्म, जा वासु आराम कर। बहू, तू अपने काम पर लग जा। काम से मेरा मतलब है घर का काम, क्योंकि अब से तुम इसके अलावा और कोई जॉब बॉब नहीं करोगी। हाँ। क्या हुआ, कहाँ खो गई? लगता है सपनों में ही घूमने लगी। बताती हूँ तुझे अभी। मेरी बेटी का मजाक बनाएगा? सपने में क्यों,
असलियत में घुमा कर ला जा। ससुराल की ऐसी इमेज सिम्मी ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अपने आप को बहू नहीं, बेटी सुन उसे बहुत हैरानी होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो अब सिम्मी को किसी भी जगह से ज्यादा ससुराल अच्छा लगने लगता है। एक दिन सिम्मी सबसे मिलने मायके आती है तो अपनी माँ को भाभी पर चिल्लाते हुए देखती है। अरे करमजली, अगर मुझे इतना ही पैसा खर्च करना होता तो तेरी जगह घर में नौकरानी ना रख लेती। तुझे लेकर आई जिससे नौकरानी का पैसा बचे, पर तू तो उससे भी ज्यादा खर्चा करा रही है। बस माँ, तुम्हें कोई कुछ बोलता नहीं तो हर हद पार करोगी क्या? अगर यही सब मेरी सास करे तो? अरे तो उनकी बेटी को जिंदा गाड़ दूंगी। तुम्हारे और उनके अंदर यही तो फर्क है माँ। तुम उनकी बेटी के साथ क्या क्या करती हो, सब कुछ पता होने पर भी वो तुम्हारी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। एक आप है, उनकी बेटी को अपनी बेटी जैसा तो क्या बहू तक नहीं समझती। माँ, आपको सुनकर मिर्ची जरूर लगेगी, लेकिन मेरी सास मेरी माँ से अच्छी माँ और सास दोनों हैं। इस पर सिम्मी अपनी माँ को अपने ससुराल और उसके प्यार के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुन सुनैना की सास को अपनी हर गलती का एहसास होता है। अगर वो चाहते तो आराम से अपनी बेटी का बदला मेरी बेटी से ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और तुझे हमसे भी ज्यादा प्यार दिया। तुम दोनों ही मुझे माफ कर दो। इसके बाद तो जैसे सुनैना की सास का रूप पूरी तरह बदल जाता है। मिशन सक्सेसफुल। सालों पुराने वादे की वजह से गांव के विकास से हो जाती है। शिल्पा की सास पुराने ख्यालों की होती है। अरे शहर की हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आए करोगी। घर के कुछ नियम है जो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। हाँ मम्मी, मुझे रीति रिवाज से कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे नियम जिनका कोई मतलब ना बने वो तो गलत है। हाय, देखो तो, अरे घर आए एक दिन पूरा नहीं हुआ और सास से जुबान लड़ाना भी शुरू। नहीं हो, बहू हो, अपनी हद में रहना सीख लो। हाँ, इतने में विकास भी वहां आ जाता है। माँ, मुझे लगता है शिल्पा को घर रहने की जगह दुकान चलना चाहिए। इसकी नई चीजों की समझ और सोच हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बेटे की बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अरे बीवी के आते ही तेरे तो सुर बदल गए। अगर ये दुकान जाने लगी तो गांव में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? है, लोग क्या कहेंगे? ये कहीं नहीं जाएंगे बस। हाँ, माँ के आगे और कुछ बोले बिना विकास वहां से चला जाता है और सास शिल्पा को घर के कामों में लगा देती है। उसी रात विकास और शिल्पा साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती और उन्हें लोगों की इतनी चिंता क्यों है? पापा की डेथ के बाद माँ ने दुकान संभालने की कोशिश की थी, पर लोगों ने उल्टी सीधी बातें सुनाकर उनका आत्मविश्वास इतना गिरा दिया कि वो कुछ कर ही नहीं पाई और सोचने लगी कि शायद औरतें ये सब कर ही नहीं सकती, इसलिए उनसे भी नहीं हुआ। लोगों की यही तो दिक्कत है, उन्हें अपने से ज्यादा दूसरे की जिंदगी में स्वाद आता है। वैसे लोग जिनसे डरते हैं ना, उन्हें ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप फिक्र मत करो, मम्मी की सोच बदलने का तरीका है मेरे पास। और अगले ही दिन से शिल्पा अपनी सास की सोच बदलने और लोग क्या कहेंगे के डर को खत्म करने की जद्दोजहद में जुट जाती है। मम्मी, आपको पता है गीता, बबीता, अरे जिनके ऊपर दंगल फिल्म भी बनी है। मैं फिल्म बिल में नहीं देखती। हाँ, वो हरियाणा की लड़कियां हैं, दोनों रेसलर हैं। उन्होंने जब ये शुरू किया था ना, तो लोगों ने बहुत बातें बनाई, बुरा भला बोला, मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने ना किसी की सुनी, ना अपने ऊपर से विश्वास खोया और ना ही हार मानी। और देखो आज किस मुकाम पर है। अरे तो ये सब मुझे क्यों सुना रही है? हाँ, नहीं नहीं, बस ऐसे ही, हमें अपने आसपास की खबरें तो रखनी चाहिए ना। ऐसा कहकर शिल्पा अपनी सास को सोच में डालकर वहां से चली जाती है। अब शिल्पा हर दिन दुनिया के अगेंस्ट अपनी हिम्मत से सक्सेसफुल बनने वाली लड़कियों की कहानी अपनी सास को सुनाने लगती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। और माँ, आजकल बहुत चुप चुप रहती हो, सब ठीक तो है ना?
बस कुछ सोचती रहती हैं, इसीलिए ज्यादा बोल नहीं पाती। ऐसा क्यों अम्मा, कोई दिक्कत है क्या? अरे तेरी पत्नी ही दिक्कत है। है? मैंने क्या किया? अरे रोज मुझे कुछ समझाने के मकसद से एक नई कहानी सुनाती है, पर खुद नहीं जानती कि मुझे सब पहले से पता है। हाँ, तो फिर दिक्कत क्या है माँ? लोग क्या कहेंगे? अरे उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। आप ये सोचो कि उन्हें नजरअंदाज करके हम साथ मिलकर किस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। बेटे और बहू की बातों से सोच में पड़ी माँ वहां से चली जाती है। अगली सुबह सबसे पहले तैयार सास आवाज लगाकर बेटे और बहू को बुलाने लगती है। अरे कहाँ सोते पड़े हो दोनों? किसी को घर में कोई काम नहीं है क्या? हाँ, सास की आवाज सुन शिल्पा भागती हुई कमरे से बाहर निकल आती है, जिसके पीछे विकास भी बाहर आ जाता है। मम्मी, आप इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? अरे किसी नई शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद बनता है या नहीं? मैं सीधा दुकान जाऊंगी, तुम काम निपटा कर आ जाना है। सास की बात सुन शिल्पा और विकास खुशी से फूले नहीं समाते। ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। पूरा परिवार मिलकर दुकान पर काम करने लगता है, जिसमें विकास और उसकी माँ दुकान संभालते हैं, तो शिल्पा काम को ऑनलाइन डाल शहर और इंटरनेट का काम संभालने लगती है, जिसे देख गांव में लोगों के बीच गॉसिप शुरू होते देर नहीं लगती। और क्या विकास भाई, अकेले काम संभल नहीं रहा था तो नौकर रख लेते, और तो को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? इन्हें घर में जो काम बोलो वो तो सही से करती नहीं, यहाँ आकर तो तुम्हें डुबा ही देंगी। अरे भाई साहब, अगर आपके घर की औरतें सही से काम नहीं करती ना, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ आपकी पंचायत के लिए किसी के पास समय नहीं है। हाँ, करारा जवाब सुन बातें सुनाने आए लोग मुंह लटकाए उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। वाह मम्मी, ये तो अब दोबारा कभी भूल कर भी यहाँ नहीं आएंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे बहुत हुआ, हाँ काम पर लगो चलो। तीनों आपस में काम बांटकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह दिनों के साथ महीने बीतते हैं, जिसमें शिल्पा की पढ़ाई, विकास की मार्केट स्किल और सास की फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उनकी दुकान बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस बन जाता है, जो गांव के साथ साथ शहर में भी अच्छा खासा मशहूर हो जाता है। अरे सच ही कहते थे तुम दोनों, लोगों का तो काम ही होता है कहना। अब हमें सुनना है या नजरअंदाज करना है वो तो हमारे ऊपर है। हाँ, आपकी शुरुआत में गालियां और आसमान छूने पर तालियां, ऐसे लोगों का तो काम ही है पलटना। इनकी बातों से हमें कभी अपनी राह बदलनी नहीं चाहिए, बल्कि अगर बातें बन रही है तो समझ जाओ कि रास्ता सही है। बड़ी कल्पना और छोटी प्रिया। कल्पना का जैसा नाम वैसा ही काम। सारा दिन कल्पनाओं में रहती, ना कोई काम करती ना कोई धाम। अरे कल्पना बहू, जरा अच्छी सी चटनी पीस दे, आज कुछ मजेदार खाने का मन है। पेट में जलन हो जाएगी माँ जी बुढ़ापे में, और वैसे भी मेरा काम करने का वक्त शाम का है, अब प्रिया को ही बोल दो। इतना कहकर कल्पना वहां से चली जाती है। कांता कल्पना के ऐसे रवैये से काफी परेशान रहती हैं। मैं बना देती हूँ माँ चटनी। ऐसा बोलकर प्रिया माँ को चटनी बनाकर प्लेट में खाने को देती है कि तभी वहाँ कल्पना आ जाती है। अरे वाह चटनी, जरा चक्कर तो देखूं, बड़े दिन हो गए। अरे नहीं बहू, तू तो रहने ही दे चटनी खाना, पेट में जलन हो जाएगी। इतना कहकर कांता और प्रिया दोनों हंसने लगते हैं। कल्पना सारा दिन या तो मोबाइल में यूट्यूब देखती या फिर सोती रहती। उसका कमरा भी बिखरा और गंदा रहता। एक दिन कल्पना का पति अशोक उससे कहता है, अरे कल्पना, जानवर भी उस जगह को साफ कर लेता है जहां वो बैठता है, तुम तो इंसान हो, कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो? देखो सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा है। ज्यादा अपनी माँ का बोल ना बोलो। हाँ, कमरा तुम्हारा भी तो है, गंदा लग रहा है तो साफ कर लो। पता नहीं तुम्हारे साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगा।
इतना कहकर अशोक वहां से चला जाता है। कल्पना बस खाना खाने कमरे से बाहर आती और फिर से कमरे में चली जाती। इससे कांता बहन काफी परेशान रहती। एक दिन प्रिया कांता से कहती है, माँ, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। आप कल्पना दीदी से कहिए ना कि सुबह और शाम का काम बांट ले। मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूँगी। हाँ। अरे तू वो भी ना करना, एक बहू तो कामचोर थी ही, दूसरी भी आ गई काम ना करने के बहाने लेकर। तभी वहां प्रिया का पति रमेश आ जाता है। माँ, मैं देख रहा हूँ भाभी कोई काम नहीं करती। प्रिया सारा दिन घर और रसोई का काम करती है, अब कुछ करो ना माँ। कांता मन में कुछ सोचती है और कल्पना के पास जाती है। कल्पना फोन पर मेकअप करना देख रही होती है। कल्पना, तुम सारा दिन बस मोबाइल देखती हो, घर का कोई काम भी कर लिया करो। प्रिया सारा दिन काम करके थक जाती है। आज से मैंने फैसला किया है, एक वक्त का काम तुम करोगी। सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का प्रिया। आप लोगों ने काम को हवा बना रखा है। अरे पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा काम करने में आप लोग घबरा क्यों जाते हैं। और हाँ, बहुत ज्यादा प्रिया की तारीफ मत करिए मेरे सामने। बड़ी बहू तो मैं ही रहूंगी। मैं कुछ नहीं जानती। कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए। रसोई में आ जाना, वरना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह कल्पना रसोई में नहीं आती है। वो देर से सोकर उठती है और बाहर आकर कहती है, अरे भूख लगी है, आज खाने में क्या है। इतनी देर हो गई, आज किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। पता नहीं कहाँ है सब। कल्पना को घर में कोई नहीं दिखता। वो रसोई की तरफ जाती है जहां बड़ा सा ताला लगा होता है। अरे रसोई में ताला! ओ, मैं तो भूल ही गई थी। माँ ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था। हे भगवान, इतने लोगों का खाना बनाना क्या आसान है। तभी घर के सारे सदस्य बाहर से वापस आते हैं। वाह माँ जी, मजा आ गया छोले भटूरे खाकर। मेरे मुंह में तो अभी भी स्वाद आ रहा है। अरे कल्पना, तेरे भरोसे रहते तो हम तो भूखे ही रह जाते। कल्पना को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब बहुत हो गया, आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ। मैं अपना खाना खुद बना लिया करूंगी। कल्पना अपनी रसोई अलग कर लेती है, पर आए दिन उसका देर से उठना और काम न करने की आदत से वो भूखी ही रह जाती थी। उसी के सामने घर के लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते और कामचोर कल्पना को जैसे तैसे ही खाना बनाकर खाना पड़ता। पर एक दिन तो हद ही हो गई। माँ, दीदी आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली, हमें जाकर देखना चाहिए। सो रही होगी कामचोर कहीं की। पर तुम कहती हो तो चलो देख लेते हैं उसे। कल्पना कमरे में पेट पकड़कर बैठी होती है। हाय मेरा दर्द, पेट दर्द के मारे मर रही हूँ मैं। अरे दीदी, क्या हुआ? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर को दिखाया आपने? माँ। कल्पना खड़ी होती है और माँ जी के पास आती है। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं सारे काम में मदद करूंगी, कभी आलस और कामचोरी नहीं करूंगी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अचानक क्या हो गया जो तू काम करने को तैयार हो गई? कामचोर कल्पना। माँ, लगातार बासी और उल्टा पुल्टा खाना खाने के कारण मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। काम न करना पड़े इसलिए मैं 2 दिन का खाना एक दिन ही बना लेती थी। बासी और खराब खाना खाने के कारण लेने के देने पड़ गए। पेट में दर्द हो रहा है। चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए।